नमस्कार। हमारे इस खास ऐतिहासिक विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे विशाल साम्राज्य की बात करने वाले हैं जिसने पूरे 300 सालों तक दक्षिण भारत के इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। एक ऐसी कहानी जिसमें एक साम्राज्य के जीरो से हीरो बनने, उसके चरम और फिर अचानक हुए पतन का पूरा ड्रामा है। तो चलिए विजयनगर साम्राज्य की इस शानदार और रोमांचक दुनिया में सीधे एंट्री करते हैं। अब जरा इस बात की कल्पना कीजिए, 16वीं सदी का समय है और पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस विजयनगर की राजधानी हम्पी पहुंचता है। वहां की भव्यता देखकर उसके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, ये शहर तो रोम जितना बड़ा और देखने में बेहद सुंदर है। सोचिए, उस दौर में एक भारतीय शहर की तुलना सीधे रोम से की जा रही थी। मतलब कोई तो बात रही होगी ना। ये एक ऐसा शहर था जिसके आकार और खूबसूरती का सच में कोई मुकाबला नहीं था। बाजारों में खुले आम बहुमूल्य रत्न बिकते थे, लेकिन इतनी भव्यता तक पहुंचने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसके थोड़े से अराजक लेकिन बेहद दिलचस्प शुरुआती दौर में। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, विजयनगर साम्राज्य का उदय। 14वीं सदी के भारत की बात करें, खासतौर पर दक्षिण भारत की, तो वहां एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम यानी शक्ति निर्वात पहला हो गया था। दिल्ली में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक बैठे थे और उनकी वो राजधानी बदलने और टोकन करेंसी वाली गलत नीतियों के बारे में तो आपने सुना ही होगा ना। बस उन्हीं के कारण दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत की पकड़ लगातार कमजोर पड़ती जा रही थी। और यहीं से शुरू होती है इस साम्राज्य के उदय की बेहद नाटकीय कहानी। हुआ यह कि तुगलक ने कांपिली राज्य पर हमला किया और हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों को बंदी बना लिया। उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और फिर वापस दक्षिण भेज दिया गया ताकि वो सल्तनत का विस्तार कर सकें। लेकिन ट्विस्ट देखिए, यहां उनका सामना महान संत गुरु विद्यारण्य से हुआ। उन्होंने इन दोनों भाइयों को वापस हिंदू धर्म में दीक्षित किया। मतलब जो एक बंदी मिशन था वो अचानक से आज़ादी की एक भव्य घोषणा में बदल गया। क्या गजब का टर्निंग पॉइंट था ना। और इसी के साथ साल 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की नींव पड़ी। अब अगर हम इनके पूरे 300 साल के लंबे इतिहास पर नजर डालें तो विजयनगर पर मुख्य रूप से 4 अलग अलग राजवंशों ने राज किया। 1336 में संगम राजवंश, फिर 1485 में सालुव, 1505 में तुलुव और आखिर में 1570 में अराविडू राजवंश। बस यही वो क्रोनोलॉजिकल रोड मैप है जिसे हम अपनी इस चर्चा में आगे फॉलो करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, प्रारंभिक राजवंश और उनके संघर्ष। देखिए, किसी भी नए साम्राज्य का टिके रहना कोई बच्चों का खेल तो होता नहीं है। विजयनगर को भी खुद को बनाए रखने के लिए अपने शक्तिशाली उत्तरी पड़ोसियों के खिलाफ लगातार सैन्य और कूटनीतिक संघर्ष करने पड़े। विजयनगर और बहमनी सल्तनत के बीच तो 1 सदी से भी ज्यादा समय तक बहुत ही कड़ा संघर्ष चला। तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का जो इलाका था ना, रायचूर दोआब, वो अपनी भयंकर उपजाऊ जमीन के लिए मशहूर था। और इसके साथ ही कोंकण तट पर जो घोड़ों का व्यापार होता था वो सेना की घुड़सवार टुकड़ियों के लिए बहुत ही जरूरी था। तो इन दोनों साम्राज्यों के बीच जो ये लगातार टकराव चल रहा था वो दरअसल कोई धार्मिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से सामरिक महत्व और आर्थिक फायदे की जंग थी। अब यहां पर देवराय द्वितीय के सैन्य सुधारों पर जरा गौर कीजिएगा। ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। अपनी सेना को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहमनी सल्तनत के ही कुशल मुस्लिम तीरंदाजों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया। इतना ही नहीं, उन्हें जागीरें दी और उनके लिए मस्जिदें भी बनवाईं। ये साफ तौर पर हमें बताता है कि उस समय शासन और सैन्य रणनीतियां अक्सर धर्म से बहुत ऊपर होती थीं। ये एक शासक का बहुत ही स्मार्ट, समावेशी और प्रैक्टिकल अप्रोच था। और अगर आप स्क्रीन पर देखें तो इटली, फारस और पुर्तगाल जैसे दूर-दराज देशों से आए यात्रियों के विवरण ये साबित करते हैं कि विजयनगर सचमुच एक ग्लोबल लेवल का साम्राज्य बन चुका था। फारसी राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक का तो यहां तक कहना था कि उन्होंने पूरी दुनिया में हम्पी जैसा शहर कभी देखा ही नहीं, जो कि 7 परतों वाली किलाबंदी से पूरी तरह से सुरक्षित था। तो चलिए अब हम इस साम्राज्य के सबसे रोमांचक अध्याय पर चलते हैं। हमारा तीसरा भाग, कृष्णदेव राय का स्वर्ण युग। ये तुलुव राजवंश का समय था और यही वो दौर था जब विजयनगर अपनी ताकत के एकदम पीक पर पहुंच गया था। सच कहूं तो ये अब एक पूरी तरह से अजेय साम्राज्य बन चुका था। उनकी अपार शक्ति का अंदाजा आप बस इसी एक बात से लगा लीजिए, उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले महान शासक बाबर।
उन्होंने भी अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा था कि कृष्णदेव राय भारत का सबसे शक्तिशाली राजा है। जरा सोचिए, दक्षिण में उनका दबदबा इतना ज्यादा था कि बिल्कुल उत्तर में बैठे मुगल भी उनकी ताकत का लोहा मान रहे थे। अगर रणभूमि की बात करें तो उनकी सैन्य उपलब्धियां वाकई हैरान करने वाली थीं। उन्होंने फ्रंट से लीड करते हुए न सिर्फ रायचूर दोआब को वापस छीना, बल्कि बहमनी के उत्तराधिकारी राज्यों और ओडिशा के गजपतियों को भी बुरी तरह धूल चटाई। उन्होंने पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के साथ रणनीतिक सैन्य गठबंधन भी किया। हालांकि बाद के कई इतिहासकार ये मानते हैं कि पुर्तगालियों की इस बढ़ती ताकत को कम आंकना आगे चलकर विजयनगर के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुआ। मगर ठहरिए, कृष्णदेव राय सिर्फ तलवार चलाने वाले योद्धा भर नहीं थे, वो एक बहुत बड़े विद्वान भी थे। उनका शासनकाल तेलुगु साहित्य का एकदम क्लासिक युग माना जाता है। उन्होंने खुद अमुक्तमाल्यदा और जाम्बवती कल्याणम जैसी महान रचनाएं लिखीं। और हाँ, उनके दरबार में अष्टदिग्गज यानी 8 महान कवि हुआ करते थे। और क्या आप जानते हैं कि अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर तेनाली रामा, जिनकी कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो भी इन्हीं के दरबार की शान थे। अब आते हैं चौथे भाग पर, समृद्ध समाज और वास्तुकला। आइए विजयनगर के आम जनजीवन और उनकी उस विशाल वास्तुकला की एक जीती जागती तस्वीर देखते हैं। विजयनगर की वास्तुकला का सबसे प्रमुख और राजसी प्रतीक था राय गोपुरम। शासकों ने मंदिरों के इन प्रवेश द्वारों को इतनी ऊंचाई और भव्यता के साथ बनवाया कि ये मीलों दूर से ही नजर आ जाते थे। विरूपाक्ष मंदिर के विशाल गोपुरम और विट्ठल मंदिर के वो आइकॉनिक पत्थर के रथ को ही ले लीजिए। ये सारी चीजें इस साम्राज्य की अकल्पनीय दौलत को पूरी दुनिया के सामने बेबाक तरीके से पेश कर रही थी। प्रशासन को इतने बड़े लेवल पर स्मूथली चलाने के लिए एक बहुत तगड़ी बैकबोन तैयार की गई थी, जिसे नायंकार प्रणाली कहते हैं। इसमें होता यह था कि अमर नायक यानी जो कमांडर होते थे, वो राजा की ओर से सेना और अपने इलाकों को संभालते थे। देखिए, जब तक केंद्र में राजा मजबूत था, तब तक तो इस सिस्टम ने इस विशाल साम्राज्य को बहुत बढ़िया तरीके से बांध के रखा। लेकिन बाद में यही डिसेंट्रलाइजेशन उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी बन गया। वहां के समाज की बात करें तो वो काफी कॉम्प्लेक्स था। मतलब एक तरफ तो हीरे का इंटरनेशनल बिजनेस एकदम बूम पर था, और महिलाएं न्यायाधीश और अकाउंटेंट जैसे बहुत ही पावरफुल रोल्स में थीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो समाज में सती और देवदासी जैसी पारंपरिक प्रथाएं भी बहुत मजबूती से जड़ें जमाए हुई थीं। तो कुल मिला के आर्थिक समृद्धि और पारंपरिक सोच का ये एक बहुत ही अनोखा सा मिक्सचर था। तो अब हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और थोड़ा नाटकीय सवाल आके खड़ा हो जाता है। जो साम्राज्य इतना ज्यादा अमीर था, सांस्कृतिक रूप से इतना जीवंत था और मिलिट्री के मामले में इतना डोमिनेंट था, उसका पतन इतनी तेजी से और इतनी अचानक कैसे हो गया? आइए इस महाकाव्य के अंतिम और सबसे दर्दनाक चैप्टर की ओर चलते हैं। भाग 5, तालिकोटा का विनाशकारी युद्ध। ये वो समय था दोस्तों जब कूटनीतिक दांवपेच और राजनीतिक गठबंधन खुद साम्राज्य पर ही बहुत भारी पड़ गए। हुआ ये कि 1529 में कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का एक बड़ा संकट पैदा हो गया। आखिरकार साम्राज्य की असली कमान सेनापति रामराय के हाथों में आ गई। अब रामराय थोड़े अति आत्मविश्वास में आ गए थे। उन्होंने दक्कन की 5 अलग अलग सल्तनतों को एक दूसरे से लड़ाने का एक खतरनाक खेल शुरू कर दिया। कुछ समय तक तो ये ट्रिक काम कर गई, लेकिन बहुत जल्द ही 4 सल्तनतों को इस चालबाजी की भनक लग गई। फिर क्या था, उन्होंने अपने सारे आपसी मतभेद किनारे रखे और विजयनगर के खिलाफ एक ऐसी विशाल और अजेय ताकत के रूप में एकजुट हो गए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और फिर आया साल 1565, इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा साल जिसने सचमुच सब कुछ राख कर दिया। इसी साल लड़ा गया वो विनाशकारी तालिकोटा का युद्ध। उन एकजुट सल्तनतों की सेना ने विजयनगर को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। जिस हम्पी शहर को कभी रोम से भी ज्यादा सुंदर बताया जाता था ना, उसे बेरहमी से जलाकर खंडहर में तब्दील कर दिया गया। रातों रात एक चमकता हुआ जीता जागता महानगर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। आज भी जब हम हम्पी के उन शांत खंडहरों के बीच से गुजरते हैं ना, तो उनमें विजयनगर साम्राज्य के उन 300 स्वर्णिम वर्षों की भव्यता साफ सुनाई देती है। एक ऐसा साम्राज्य जो लगभग जीरो से उठा, 300 साल तक राज किया और फिर से राख में मिल गया। ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि इतनी अपार संपदा, इतनी ताकत, कुछ भी परमानेंट नहीं होता।
आखिर कैसे समय का चक्र बड़े बड़े साम्राज्यों को अपने में समेट लेता है, विजयनगर इसका एक बहुत ही जीवंत उदाहरण है। खैर, हमारे आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।